रात का समय था। चारों तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के पीछे लगे काले जंगल से एक इच्छाधारी नागिन पायल धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में पहुंचते ही उसने अपने असली रूप को छुपाकर खुद को एक बेहद खूबसूरत लड़की में बदल लिया। वह धीरे से एक घर का दरवाजा खटखटाती और मासूम आवाज में कहती, क्या मैं आज की रात यहीं गुजार सकती हूँ? उसकी आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत देखकर लोग पिघल जाते और उसे अपने घर में जगह दे देते। लेकिन जैसे ही आधी रात होती, पायल चुपचाप अपनी असली नागिन के रूप में आ जाती और अपने ही मेजबान को धड़ देकर खत्म कर देती। कुछ ही दिनों में कई मर्द रातों रात रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे। सुबह होते ही पूरे गांव में मातम छा गया। हर तरफ डर का माहौल था। तभी गांव का सबसे समझदार लड़का अज्जू गंभीर आवाज में बोला, यह साधारण मौत नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। फिर अगली रात वही सुंदर लड़की फिर से दरवाजे खटखटाने लगी। कई और लोग मौत के शिकार बन गए। आखिरकार वह अज्जू के घर के दरवाजे तक पहुंची। मासूम बनकर बोली, क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? अज्जू बाहर से अनजान था, लेकिन अंदर ही अंदर सतर्क था। उसने हामी भर दी। रात गहरी हुई, सन्नाटा छाया। तभी पायल अपने असली नागिन रूप में बदल गई और धीरे धीरे रेंगते हुए अज्जू के पास पहुंची। अचानक अज्जू ने आंखें खोल दी और ऊंची आवाज में बोला, रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाई तो पूरे गांव को जगा दूंगा। इस पर पायल अपने असली रूप में सामने आ गई। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। वह बोली, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, मैं मजबूर हूँ। इसी गांव के एक आदमी ने मेरे पति नागदेव को बेरहमी से मार दिया था। मैं सिर्फ उसका बदला लेने आई हूँ। ये सुनकर अज्जू का दिल पसीज गया। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा दर्द सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले उस इंसान को पहचानो। अगली सुबह अज्जू ने पूरे गांव के लोगों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर दिया। पायल एक एक चेहरे को ध्यान से देखने लगी। अचानक उसने एक आदमी को देखा। उसकी आंखें आग की तरह लाल हो गईं। तभी पायल ने उस आदमी की तरफ तेज इशारा किया। पल भर में वह अपने विशाल नागिन रूप में बदल गई और जहरीली फुफकार के साथ उस आदमी पर टूट पड़ी। एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। बदला पूरा करने के बाद पायल गांव की ओर मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मेरा बदला पूरा हो चुका है। और वह अंधेरे जंगल में गुम हो गई। दोनों भाई खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। फिर दोपहर से शाम और शाम से अंधेरी रात होने लगती है। रात के सन्नाटे में उन्हें एक बड़ा सा जंगल दिखता है। छोटा भाई उत्साह से बोलता है, भैया यही जंगल है, सपने में भगवान ने यही दिखाया था, खजाना इसी जंगल में है। दोनों भाई बिना समय गंवाए घने और डरावने जंगल में एंट्री ले लेते हैं। जंगल इतना घना था कि अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। अंधेरा, अजीब आवाजें, कहीं दूर किसी जानवर की दहाड़। हर कदम पर उन्हें लगता कि कोई उन्हें देख रहा है। जंगल के अंदर कभी झाड़ियों से सरसराहट होती, कभी पेड़ों से चमकती आंखें दिखाई देती, कभी जमीन ऐसे हिलती जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। डर तो लगता था, पर खजाने का सपना डर से बड़ा था। दोनों भाई धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचते गए। आखिरकार उन्हें एक पुराना सा पत्थरों से बना दरवाजा दिखता है। छोटा भाई बोलता है, भैया यही है सपने वाली जगह। दोनों मिलकर दरवाजा हटाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जो था वह उनकी कल्पना से भी बड़ा था। सोने के डिब्बे, चांदी के सिक्के, पुराने खजाने के बक्से, हीरे जवाहरात, सारा खजाना उनके पैरों के सामने चमक रहा था। दोनों भाई रो पड़े। सालों की मेहनत, दुख, गरीबी सब एक पल में बदल चुका था। वे पूरा खजाना उठाकर मालगाड़ी में रख लेते हैं और उसी रात घर लौट आते हैं। अगले ही दिन दोनों भाइयों का जीवन बदल चुका था। नया बंगला, नई BMW, नई फेरारी, यहाँ तक कि मॉन्स्टर ट्रक तक ले लेते हैं। ये सब देखकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? और यहीं से इस कहानी की सीख निकलती है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 1000 कमेंट पूरा करें। ये कहानी है दो ऐसे भाइयों की जो एक छोटे से गांव में रहते थे। ये गांव काफी ज्यादा अमीर था। यहाँ के लगभग हर आदमी के पास बाइक, कार, यहाँ तक कि लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां भी होती थीं। इसी गांव के कॉर्नर साइड में एक छोटा सा गैरेज था। उसी गैरेज में रहते थे दो भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई। दोनों भाई इसी गांव वालों की गाड़ियां रिपेयर करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जो भी थोड़ा बहुत कमाते वह गाँव वालों का उद्धार चुकाने में ही चला जाता। इसी तरह काम, खाना, सोना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। यही उनके जीवन की दिनचर्या बन चुकी थी। दोनों भाई परेशान रहते थे, तंग आ चुके थे, लेकिन मजबूरी में सब सहते जा रहे थे। हर रात सोने से पहले छोटा भाई भगवान से एक ही प्रार्थना करता, भगवान मुझे अमीर बना दो, बस एक मौका दे दो। बड़ा भाई हमेशा कहता, अब सो भी जाओ, सुबह फिर काम पर जाना है। लेकिन एक दिन वह दिन नजदीक आ चुका था जब किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। उस रात दोनों भाई काम करके थके हुए घर आए और सो गए। नींद में छोटे भाई के सपने में भगवान आए। भगवान ने उसे खजाने का रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि हजारों किलोमीटर दूर एक जगह पर एक बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इतने में ही बड़ा भाई छोटे भाई को उठा देता है। उठते ही छोटा भाई उत्साह में बोला, भैया मैंने सपने में खजाने की जगह देखी है। इतना सुनते ही दोनों भाई बिना देर किए उस खजाने
खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस न्यू वाला चैनल पर अपलोड किया है, चैनल नेम MRAD 100K। पार्ट 2 टुंग टुंग का बदला। टुंग टुंग अब बड़ा हो चुका था। उसके अंदर बचपन से जल रही बदले की आग अब पूरी तरह भड़क चुकी थी। वह रोज देखता कि गांव के लोग अब भी वैसे ही लालची, भूख से पागल और अंधे जैसे बने हुए थे। और एक दिन टुंग टुंग ने फैसला कर लिया। उसने सोचा इन्हीं की लालच इनकी मौत बनेगी। अगले ही दिन वह उसी गांव की ओर चल पड़ा जहां उसके पिता को बेरहमी से मार दिया गया था। इस बार वह एक चाट वाले के रूप में आया, सिर पर टोपी, हाथ में ठेला और उस ठेले में वही चाट। लेकिन उसी चाट में वह एक नशीला और खतरनाक केमिकल मिलाकर लाया था। जैसे ही गांव वाले उसे देखते हैं उनकी आंखें चमक उठती हैं। कोई पूछता भी नहीं कि चाट कैसी है, बस टूट पड़ते हैं। भैया ज्यादा दो, भैया मेरे लिए भी। हर कोई पागलों की तरह खाने लगता है। टुंग टुंग दूर खड़ा सब देखता रहता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा है न डर, बस एक ठंडी मुस्कान। कुछ ही मिनटों बाद गांव वालों के शरीर डगमगाने लगते हैं। कोई गिरता है, कोई चिल्लाता है, कोई 2 कदम भी नहीं चल पाता। और थोड़ी देर में पूरा गांव शांत हो जाता है। जिन्होंने उसके पिता को मारा था, जिन्होंने उसे अनाथ बनाया था, वो सब उसी चाट के जहर से अपने लालच की मौत मर चुके थे। टुंग टुंग ठेला छोड़कर धीरे धीरे उस गांव से बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठती हैं और वह धीमे से कहता है, पिताजी आपका बदला आज पूरा हो गया। टुंग टुंग की बदले की कहानी यहीं खत्म होती है। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां के लोग बेहद गरीब थे, भूख से परेशान थे और लालच उनके खून में दौड़ता था। अगर इस गांव में कोई भी व्यापारी कुछ बेचने आता तो गांव वाले बिना सोचे समझे उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे सालों से भूखे हों, और वह वही चीज बड़े ही प्यार से खा लेते थे। उन्हें यह फर्क भी नहीं पड़ता था कि चीज अच्छी है या खराब, उन्हें तो बस पेट भरना होता था। यही हाल हर दिन होता रहता था। कभी मोमोज वाला आता, कभी गोलगप्पे वाला और कभी चाट वाला, पर अंत एक ही था। सारा सामान ये लोग खा जाते और बेचने वाला डर के मारे भाग जाता। इसी अजीब और लालची आदत को रोज एक लड़का चुपचाप देखा करता था। उसका नाम था टुंग टुंग। वह सोचता क्यों न इसी बहाने इन लोगों से अपना पुराना बदला पूरा किया जाए, क्योंकि टुंग टुंग कोई आम लड़का नहीं था, वह अनाथ था और उसे अनाथ बनाने वाले यही गांव के लोग थे। सालों पहले टुंग टुंग अपने पिता चुनमुन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। चुनमुन अंधे थे और अपनी मजबूरी की वजह से घर के पास वाली सड़क पर बैठकर भीख मांगते थे। कोई उन्हें खाना दे देता, कोई कुछ पैसे थमा देता। लेकिन एक दिन उसी गांव के भूखे और लालची लोग वहां आते हैं। उन्होंने चुनमुन के हाथ में रखा खाना छीन कर खा लिया और फिर उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं और बेचारे अंधे आदमी की वहीं मौत हो जाती है। टुंग टुंग ये सब देखकर डर गया और अपनी जान बचाकर भाग गया। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस न्यू वाला चैनल पर अपलोड किया है, चैनल नेम MRAD 100K वाला है। अज्जू अपनी रोज की तरह पढ़ाई करके शाम को वापस द्वीप की तरफ लौट रहा था, लेकिन आज रास्ते में ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। समुद्र के ऊपर काले बादल, हवा में अजीब सी बदबू और दूर से पक्षियों का झुंड तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। अज्जू बोला, आज गांव कुछ चुप चुप सा क्यों लग रहा है? जैसे जैसे वह अपनी बाइक लेकर द्वीप की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे हवा और भारी होती गई। द्वीप के पास पहुंचते ही उसे दिखाई दिया कि समुद्र का पानी लाल हो चुका है। अज्जू घबराते हुए बोला, ये क्या हो गया यहाँ? वह जल्दी से अपने गाँव के अंदर भागा, लेकिन वहाँ चारों तरफ सिर्फ टूटी नावें, फेंके गए जाल और लोगों की चीखों के निशान थे। पूरा द्वीप एकदम सूना पड़ चुका था। अज्जू चिल्लाया, कोई है? कोई जवाब दो! पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने गांव वालों की टूटी फूटी कारें दिखीं। लंबोर्गिनी, फेरारी, सब गाड़ियां पलटी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खेल खेल में फेंक दिया हो। अचानक पीछे से धड़ाम की आवाज आई। अज्जू डरते डरते मुड़ा तो देखा समुद्र के बीच से वही विशाल जानवर फिर से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें लाल, दांत तलवार जैसे और उसका शरीर ऐसा जैसे कई जहाजों को तोड़ सके। अज्जू की सांसें रुक गई। वह पेड़ के पीछे छुपकर चुपचाप जानवर को देखता रहा। वो जानवर किनारे के पास आया और जमीन को सूंघते हुए ऐसे गरजा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अज्जू के होश उड़ गए। ये तो इंसानों को ढूंढ रहा है। अचानक जानवर ने पानी में वापस छलांग लगाई और बड़े जोर का भंवर बनाकर पानी में गायब हो गया। अज्जू धीरे से बाहर निकला, आंखें भर आईं। पूरा द्वीप खत्म, उसका कोई अपना नहीं बचा। लेकिन तब अज्जू को रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह पास जाकर देखता है, वो उसके पिता की पुरानी बाइक की चाबी थी, लेकिन चाबी पर एक अजीब सा समुद्री निशान बना हुआ था जो पहले कभी नहीं था। अज्जू धीरे से बोला, ये निशान आखिर किस चीज का है? और तभी उसके पीछे से एक बुजुर्ग की टूटी आवाज आई, अज्जू, वो जानवर कोई साधारण जानवर नहीं, वो हमारे द्वीप का काला रहस्य है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे द्वीप से जिसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके रूह कांप उठते थे। कई साल पहले समुद्र के किनारे एक सुंदर सा द्वीप था। इस द्वीप में सब लोग हंसी खुशी रहते थे। उनका काम था समुद्र में जाकर मछली पकड़ना, और इतनी अच्छी कमाई होती थी कि हर घर के बाहर लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, फेरारी और BMW जैसी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। इसी द्वीप में एक लड़का रहता था, अज्जू। अज्जू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके पास बस पिता की आखिरी निशानी थी, एक पुरानी बाइक जिसे
वह बहुत प्यार करता था, लेकिन अज्जू को मछली पकड़ने का शौक नहीं था। वह बस थोड़ा बहुत पकड़ डीएच लेता था, क्योंकि असल में उसे मछली पकड़नी आती ही नहीं थी। अज्जू को सिर्फ एक चीज पसंद थी, पढ़ाई। हर रोज सुबह अज्जू पढ़ाई करने शहर की तरफ निकल जाता और शाम को वापस अपने द्वीप लौट आता। कई महीनों से यही रूटीन चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे द्वीप की किस्मत बदल दी। उस दिन भी अज्जू सुबह पढ़ने गया था। इधर गांव के लोग रोज की तरह समुद्र में मछली मार रहे थे। तभी अचानक समुद्र के गहरे पानी से एक विशाल डरावना जानवर बाहर निकला। वह इतना बड़ा, इतना भयानक था कि लोग चीख भी नहीं पाए। उस जानवर ने बिना दया किए द्वीप के कई लोगों को बेरहमी से मार दिया और कुछ ही मिनटों में पूरा समुद्र लाल हो चुका था। अज्जू तो पढ़ने गया था, उसे पता ही नहीं था कि उसके लौटते तक उसका पूरा द्वीप खत्म होने वाला है। अज्जू अपनी रोज की तरह पढ़ाई करके शाम को वापस द्वीप की तरफ लौट रहा था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस न्यू वाले चैनल पर अपलोड किया है। चैनल नेम MRAD 100K। एक बार बात तो सुन, लेकिन ज्ञान मुड़कर नहीं देख। इसी तनाव और सदमे में अज्जू को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय राई स्टार फूट फूट कर रो रहा था। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। भैया, आपने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और हम आपको संभाल भी न पाए। अज्जू के अंतिम संस्कार की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि राई स्टार का दिल अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह बार बार वही एक लाइन दोहरा रहा था, भैया आपने सब कुछ दे दिया और मैं आपको बचा भी न पाया। उधर ज्ञान को जब अज्जू की मौत की खबर मिली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन हाथ से गिर गया और वह वहीं रोते रोते बैठ गया। ज्ञान और उसकी पत्नी गांव पहुंचे, लेकिन राई स्टार ने उसे देखते ही गुस्से और दर्द से कहा, आज तू आया? जब भैया आखिरी बार तुझे पुकार रहे थे तब तू पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंसू थे। राई स्टार ने अज्जू की पुरानी धोती और फटी चप्पल उठाई और ज्ञान की तरफ फेंक कर बोला, ये देख, ये पहनकर भैया हम दोनों को पढ़ाते थे, खुद भूखे रहते थे, हमारे लिए सपने देखते थे। ज्ञान टूटकर जमीन पर बैठ गया, रोते रोते बोला, मुझे माफ कर दे राई स्टार, मैंने गलती कर दी। लेकिन राई स्टार की आंखों में आंसुओं के साथ गुस्सा भी था। गलती? भैया की मौत एक गलती से नहीं, तेरे छोड़ जाने के सदमे से हुई है। ज्ञान का दिल चीर गया ये बात सुनकर। एक से पार उस रात दोनों भाई अज्जू की समाधि के पास बैठे रहे। चांद की रोशनी, ठंडी हवा और बीच में वो मूक चिता, मानो अज्जू की आत्मा दोनों से कुछ कहना चाहती हो। 3 भाइयों का दर्द। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहां 3 भाई रहते थे। बचपन में ही इनके माता पिता एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। तब से ये तीनों बिना माँ बाप के बड़े हुए। सबसे बड़ा भाई था अज्जू, दूसरा था ज्ञान और सबसे छोटा था राई स्टार। अज्जू ही घर का सहारा था, वही मेहनत करके कमाता था और ज्ञान राई स्टार को स्कूल भेजता था। घर का खर्च, स्कूल का खर्च, सब कुछ अज्जू अकेले उठाता। हर शाम जब तीनों भाई एक साथ बैठते तो राई स्टार और ज्ञान कहते, भैया जब हमारी नौकरी लग जाएगी ना, तब आपको कमाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ घर में बैठकर आराम करोगे, हम कमाएंगे। ये सुनकर अज्जू को बहुत तसल्ली मिलती थी। उसे लगता था कि उसकी मेहनत किसी दिन रंग लाएगी। समय बीतता गया। राई स्टार और ज्ञान बड़े हो गए। राई स्टार ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और ज्ञान ने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज। उधर अज्जू हर दिन नदी पर जाकर मछलियां पकड़ता था ताकि घर का खर्च चल सके। कुछ साल बाद ज्ञान की नौकरी लग गई। तीनों भाई बहुत खुश हुए। अज्जू की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। लेकिन एक दिन ज्ञान ने अज्जू से बिना पूछे शादी कर ली। फिर भी अज्जू ने उसे गले लगाया, आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा कर बोला, खुश रहना भाई। शादी के बाद ज्ञान अपनी पत्नी को लेकर गाँव छोड़कर चला गया। अज्जू उसके पीछे पीछे बोलता रहा, रुक भाई, बस एक बार बात तो सुन। लेकिन ज्ञान मुड़कर नहीं देख। इसी तनाव और सदमे में अज्जू को दिल का दौरा पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के समय राई स्टार फूट फूट कर रो रहा था। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। भैया आपने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और हम आपको संभाल भी न पाए। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस न्यू वाले चैनल पर अपलोड किया है। चैनल नेम MRAD 100K। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था ढोलकपुर। इस गांव के लोग ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार से थे, मेहनत करके कमाते और शांति से जिंदगी बिताते। इसी गांव में रहते थे राई स्टार और उसका बेटा चिंटू। चिंटू रोज गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने जाता था। उसी स्कूल में पढ़ती थी पायल, जो एक अमीर घर की लड़की थी। उसके पापा थे व्हाइट 444, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। करोड़ों की प्रॉपर्टी और गुस्सा हमेशा सिर पर। धीरे धीरे चिंटू और पायल में बातें बढ़ने लगी और एक दिन दोनों को गहरा प्यार हो गया। ऐसा प्यार जो मर जाए लेकिन एक दूसरे को न छोड़े। लेकिन एक दिन व्हाइट 444 को सब पता चल गया। गुस्से में वो अपनी कार उठाकर सीधे चिंटू के घर पहुंच गया। उस वक्त राई स्टार और चिंटू दोनों घर पर बैठे थे। व्हाइट 444 ने दोनों को सामने बुलाया और बिना एक शब्द सुने गुस्से में दोनों को मार डाला। पायल रो रो कर चिल्लाती रही, पापा बस कर दो, मत मारो। लेकिन व्हाइट 444 ने उसकी एक न सुनी और पायल रोते रोते वहीं बेहोश हो गई। कुछ महीनों बाद एक रात जब पायल अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके सपने में चिंटू आया। चिंटू बोला, कैसी हो पायल, मेरे लिए एक काम करना, हमारे प्यार को इंसाफ दिलाना। पायल ने आंसू रोकते हुए पूछा, कैसे? चिंटू बोला, मेरे पापा के 2 सबसे भरोसेमंद दोस्त हैं, अज्जू और ज्ञान, उन्हें सब सच बता देना, वही मेरे और पापा के इंसाफ के लिए खड़े होंगे। सपना खत्म हुआ और पायल की आंख खुल गई। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस न्यू वाला चैनल पर अपलोड